अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोज न्यूज टीवी पे आपकी मेजबान अरूज रजा इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर है और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोग्राम सच्ची बात के एंकर और इंतहाई मंजे हुए सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी जनाब फज शहबाज। और हमारे स्टूडियोज में आज दो बड़े अजीम मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं। अजीम इस तरह मैं कह रही हूँ क्योंकि एक तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मजहर बरलास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप हर रोज उनका कॉलम पढ़ते हैं और कॉलम में जो ये प्रेडिक्शन करते हैं, जो ये बातें लिखते हैं, वो काफी हद तक मुआशरे की, पॉलिटिक्स की और समाज की अक्कासी करते हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान लिबरल फोरम के चेयरमैन जनाब मोहम्मद अनवर साहब। मोहम्मद अनवर साहब किसी तारुफ के ये भी मोहताज नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल या फिर एजुकेशनल कोई भी मूव चल रही होती है इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, तो ये आपको नुमाया नजर आते हैं। ट्रेनिंग देते हैं पार्लियामेंटेरियंस को, उसके अलावा ये बड़े अच्छे मकाले लिखते हैं और इनकी लिबरल फोरम पाकिस्तान जो है वो काफी एक्टिव है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और बड़ी नजर है इनकी हालात हाजरा पे। तो जनाब आपको पता है कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद की तारीख में आज पहली बार बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और पोलिंग जो है वो सुबह 7 बजे स्टार्ट होगी और शाम 5:30 बजे तक जारी रहेगी। इसके अलावा आज मौसम कैसा रहेगा और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होगी, इसके अलावा जो वोटर्स हैं क्या उनको किसी हलके में, किसी यूसी में वोट कास्ट करते हुए अगर कोई परेशानी का सामना है, तो ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे रोज न्यूज के नुमाइंदगान जो इस वक्त मौजूद हैं मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। जी फाज शहबाज, फाइनली आपकी बारी आ गई। बहुत शुक्रिया अरूज साहिबा। मैं चाहूंगा कि मजहर बरलास साहब से ही हम गुफ्तगू का आगाज करें। अच्छा मजहर साहब, आप क्योंकि बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी भी हैं, आप अक्कासी भी करते हैं माशरे के मसाइल की भी, सियासत के हवाले से भी, तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाह रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में फर्स्ट टाइम अवाम के नुमाइंदों तक इक़्तिदार मुंतकिल किया जा रहा है, तो आपके तासुरात क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जो बात अरूज रजा ने की कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं पहली बार, तो मुल्क में वैसे बड़ी थोड़ी मरतबा हुए हैं ये बल्दियाती इंतखाबात जो है ना। हमारी सियासी जमातें जो हैं वो बल्दियाती इलेक्शन से आंख चुराती रही हैं। ये इस दफ़ा जो सारे बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे हो रहे हैं। सियासी जमातों ने टालने की बड़ी कोशिश की और स्पेशली इस्लामाबाद में, पंजाब में, सिंध में हर जगह टालने की कोशिश की। इंतखाबात अच्छा, अब जो बेसिकली ये निज़ाम जो था इसमें तो ये था कि इख्तियारात निचली सतह तक जाए, मगर इन्होंने दोनों जमातों ने जो बरसे इख्तियार है अल्लाह माशाअल्लाह, इन्होंने कवानीन में इतनी तब्दीलियां कर के बिल्कुल ये जो नुमाइंदे बनेंगे ये बेख्तियार से बनेंगे, लेकिन बेख्तियारी जगह पर भी वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो। अब आप देखें कि इस्लामाबाद में इन्होंने एक वारदात क्या की है। ये जो बंदोबस्त करते हैं ना इलेक्शन से पहले, मसलन इलेक्शन से चंद दिन पहले उन्होंने इस्लामाबाद के एक नुमाइंदे को वजीर बना दिया। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन से चंद दिन पहले सड़कें बनना शुरू हो गई, गलियां बनना शुरू हो गई, और जो सबसे अहम बंदोबस्त किया वो क्या है कि इस्लामाबाद की 63% आबादी अर्बन एरिया में है। बिल्कुल। और 37 दही एरिया में है, रूरल एरिया में। अब जो 63% आबादी है उसके लिए 14 यूसी है। बिल्कुल। और जो 37 है उनके लिए 36 है। हाँ जी। अब आप देखें कि उनको ये पता है बंदोबस्त करने वालों को कि ये शहर है, शहर से शायद हमारे मुखालफिन जीते तो यहाँ 14 यूनियन काउंसिल रखें और देहातों से हम मारदाड़ कर लेंगे, लिहाजा वहां 36 करें। तो एक ऐसा काम जिसकी बुनियाद ही बदयांती पर हो, तो उसके बाद उसके नताइज क्या हो सकते हैं? मुझे नहीं समझ आती कि उसके कोई अच्छे नताइज निकलेंगे। चलें, ये सवाल हम पूछते हैं मोहम्मद अनवर साहब से, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे सर। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे, क्या ये एक्सरसाइज कामयाब रहेगी? आपको क्या लगता है कि अवाम के जो मसाइल है वो हल होने के करीब आएंगे या मजीद बढ़ जाएंगे? थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों ने इस टीवी को मुझे मौका दिया। एक्चुअली हम वही अभी जो बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के पहले इलेक्शन हैं, तो हमें प्रॉब्लम्स तो हो रही हैं सारी। हम देख रहे हैं कि जी
इस्लामाबाद में कैसे इलेक्शन होंगे, सीडीए का एक बड़ा अहम रोल है, इन लोगों के पास क्या अख्तियारात होंगे या किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी जो बाकी शहरों में, बड़े शहरों में जिस तरह वर्ल्ड बाकी और न्यूयॉर्क में बाकी अमीर का एक तस्वर होता है कि वो बड़े स्ट्रांग होते हैं, होपफुली अभी इस इलेक्शन में नहीं तो आगे जाके ये हो सकता है। अभी इस शहर में कभी भी इतना हल्ला गुल्ला या इस तरह मौज मेला नहीं हुआ था जिस तरीके से अभी इस इलेक्शन में हुआ है, क्योंकि पहले एमएनएज के इलेक्शन होते थे, एमपीएस भी नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपके एक ब्रेकिंग न्यूज दूं और अपने नाजरीन को भी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब जफर अली शाह साहब ने अपना वोट शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर कास्ट किया है, जिसके ऊपर पीटीआई के जो कारकुनान है बड़ी तादाद में वो एहतजाज कर रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जफर अली शाह जो है उन्होंने शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर अपना वोट कास्ट किया है, जिसके ऊपर पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो वहां पे उनके सियासी जमात के जो रुकन मौजूद हैं, उन्होंने एहतजाज किया है। जी मोहम्मद अनवर साहब। जी, वही इस्लामाबाद को एक शहर पहले तो कैंट एरिया था एक टाइप का, जहाँ इलेक्शंस का तस्वर ही नहीं था और लोगों में कोई वो जोशो खरोश भी नहीं था। लेकिन अभी पिछले 10-15 दिन से इस्लामाबाद में खासतौर पे हर मार्केट में आप देखते हैं साउंड सिस्टम लगे हुए, कैंप ऑफिस बने हुए थे और लोगों में एक शौर हुआ कि हाँ जी हम अपने नुमाइंदों को चुनेंगे। साथ साथ अभी मैं अक्सर मार्केट में जब जा रहे होते तो अभी भी वुमेन्स के वो एक अभी 6 वोट मुख्तलिफ 5 या 6 वोट वो कास्ट हो गए। उसमें जो पोस्टर्स हमने देखे वुमेन्स को ज्यादा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, इवन के पीटीआई के भी और मैं बाकी भी इवन मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया उन पिक्चर्स को कि अभी भी हमारे वो जिस तरह ब्रांड को अपने वो कर रहे थे सेम यहाँ भी ऐसे ही वो मार्केटिंग स्टाइल वो चल रहा था। अब हम कहेंगे इख्तियारात उनको लोगों को नहीं मिल रहे, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक नेक्स्ट प्रोसेस होगा। एक दफा इलेक्शन हो ले, ठीक है, कोई इशू नहीं है कि अभी पहले बेशक डमी हो, लेकिन लोगों को समझ तो लगे कि यार ये हमारे नुमाइंदे हैं और उन नुमाइंदों को भी पता लगेगा कि यार हम आगे लोगों के किस तरीके से काम कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक और अपडेट देते जाएं। यूसी 48 में खवातीन के पोलिंग स्टेशन में झगड़ा हुआ है, जिसके बाद रेंजर्स को वहां पे तलब कर लिया गया है और इसी तरह तरनौल में जो रेंजर्स हैं उन्होंने गैर मुतलका तमाम अफराद को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया है। एक दफा फिर आपको बता दें, यूसी 48 में खवातीन के पोलिंग स्टेशन पे झगड़ा हुआ है, जिसके बाद रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और तरनौल में रेंजर्स ने तमाम गैर मुतलका अफराद को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया। ये सब चीजें तो होती रहती है। आज चूंकि इलेक्शन का दिन है, क्यों होती है? इसलिए हाँ, ये जब आप बेईमानी करते हैं, बदयांती करते हैं, तो ऐसे देखिए मसाइल सामने हम आते हैं। 4 लोग बैठे हैं, अगर मेरा कप शहबाज साहब छीनने की कोशिश करे या मैं अनवर साहब का छीनूं तो फिर हमारे दरमियान झगड़ा होगा। ये झगड़ा इसलिए होता है, वरना पोलिंग आराम से होने देनी चाहिए सबको। इतनी आरामदेह होनी चाहिए कि वहां पुलिस भी ना खड़ी हो, रेंजर्स की तलबी तो बड़ी दूर की बात है। इस कदर आरामदेह पोलिंग होनी चाहिए कि आपको इतबार होना चाहिए वोटिंग सिस्टम पर। मगर चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन में भी इतनी बेज़ाब्तगियां हैं जो वो खुद भी मानते हैं और मान के उनको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते। बिल्कुल। तो शाह साहब की आपने बात की, बगैर शनाख्ती कार्ड का उन्होंने वोट डाला है। शाह साहब हमारे दोस्त हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, बड़ा उन्होंने नवाबजादा साहब के साथ भी काम किया, ARD में बेनज़ीर साहबा के साथ भी, मियाँ साहब के तहरीक इस्तिक़लाल में भी एक जमाने में थे और शाह साहब सेनेटर भी रहे, MNA रहे, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रहे। ये मैंने तो उनको ये कहा था कि शाह साहब आपको ये इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए, आप यूसी पे आ गए। अब यूसी पे ये सूरत हाल है कि ये पीटीआई नहीं, उनकी अपनी पार्टी उसको मतनाज़ा बनाएगी, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी उनकी मुखालफत कर रही है। बिल्कुल। कि वो इस्लामाबाद के मेयर ना बन जाए, क्योंकि इस्लामाबाद के मेयर पे और लोगों की नजरें हैं। हाँ, वो इसके ऊपर भी बात होगी और मैं आपको बताऊं कि नाजरीन, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जफर अली शाह जो है उन्होंने अपना वोट शनाख्ती कार्ड दिखाए बगैर कास्ट किया है। अभी थोड़ी देर के बाद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी वोट कास्ट करने जाएंगे बनीगाला की यूसी में और इनका वोट नंबर 116 है। देखते हैं कि वो शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं या नहीं। अभी ये बात जो है हमारे अगर नुमाइंदगान नहीं कौम को ये बताएंगे कि शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाया वोट कास्ट कर दिया, तो हमारी आवाम जो है वो तो उन्हीं से सीखती है, तो वो भी तो अपना शनाख्ती कार्ड वो फिर एहतजाज करेंगे कि हम भी नहीं दिखाएंगे। इवन के हमारे जो लीडर्स हैं उनको रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल। पिछले दिनों एक फेसबुक पे एक पिक्चर लगी हुई थी, भुट्टो साहब जो है वो जहाज पे चढ़ रहे थे तो वो अपना बोर्डिंग कार्ड जो है वो एयर होस्टेस को दिखा रहे थे
कि जी ये मेरा बोर्डिंग कार्ड है, मैं जहाज पे आगे जा रहा हूँ। तो बिल्कुल। अब हमारे ये है कि अब हम वो टोटली कहते थे नहीं जी, क्योंकि हमारे लाव लश्कर साथ चल रहा था ना जी, वो लाव लश्कर जो है वो हमारी जो ये डेमोक्रेटिक फोर्सेस के लिए नहीं है। ये इस वो डिक्टेटरशिप में तो हो सकता है कि आप जिसको मर्जी आप पूरा 10 15 20 बिल्कुल। फाइक लगा लें, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप में आप इस तरह चलें कि आप लोगों को इज्जत करें, आपसे डरे नहीं, आप उनके रोल मॉडल हो, जाके अपना आईडी कार्ड दिखाएं, जनाब ये मेरा आईडी कार्ड है। हाँ तो हर एक का उस पोलिंग स्टेशन में और भी ऐसे 20 लोग होंगे जिनको वो पोलिंग का अमला जानता होगा, लेकिन जो बाकी जो वहां पोलिंग एजेंट बैठे हुए उनका राइट है वो देखें कि हाँ यार आपके पास आईडी कार्ड है भी या नहीं है। अगर आपका नाम है, क्या आप घर से आईडी कार्ड लेके आए, सिर्फ ये नहीं कि जो कमजोर है या गरीब आदमी है सिर्फ उसी के लिए उसी ये के लिए तमाम हो। कवानीन हाँ, है। तो सब फॉलो करें उसको, तो मेरे ख्याल इसी तरीके से एक अच्छा मुआशरा हम तश्कील दे सकते हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मदर साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हालांकि बड़ी अहम बात मदर साहब ने जो खबर थी वो बता दी उन्होंने कि ज़फ़र अली शाह साहब जो है उनकी अपनी पार्टी उनकी मुखालफत कर रही है। अच्छा मदर साहब, आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये सवाल जी, अगर जी। हम ब्रेक और न्यूज अपडेट के बाद कर लें जरूर, तो जरूर, बिल्कुल। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हो गया है न्यूज हेडलाइंस का, और इसके बाद आपको दोबारा अपनी लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोज न्यूज टीवी पे आज इस्लामाबाद में होने वाले पहले बल्दियाती इंतखाबात की लाइव ट्रांसमिशन में उरूज रज़ा आपके साथ है, और हमारे साथ आज स्टूडियोज में फहद शहबाज मौजूद हैं और मजहर बरलास और मोहम्मद अनवर हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज हेडलाइन के बाद आपने देखा होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपना वोट कास्ट किया है यूसी 23 से। इनका वोट नंबर 616 था, और उन्होंने ये कहा कि वो इसलिए जल्दी जा रहे हैं वोट कास्ट करके क्योंकि उन्होंने से में तकरीर कर रहा है या फिर इलेक्शन कमीशन को सिर्फ इमरान खान ही नजर आता है। और उन्होंने ये भी शिकवा किया कि इलेक्शन से पहले वजीर आजम इलेक्शन पैकेज का ऐलान करते हैं और इलेक्शन कमीशन मेरा पैगाम सुन ले कि अवाम बेवकूफ नहीं है, उनको सब पता है। NA 122 में वोट जाली थे, क्या FIR कटी, ये भी उन्होंने जाते जाते शिकवा किया। और ये भी शिकवा किया कि जमहूरी दौर में धांधली की ऐसी मिसालें नहीं मिलती। यही हमारे आज के प्रोग्राम का फोकस भी रहेगा कि ये जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं या फिर दूसरे मरहले के या तीसरे मरहले के पूरे मुल्क में जो इंतखाबात हो रहे हैं, तो क्या उनमें धांधली हुई या होने के चांसेस हैं। मजहर बरलास साहब, धांधली के दो चार तरीके हैं। एक तो मैं आपसे पहले अर्ज कर चुका हूँ फहद साहब कि जो प्री पोल रिगिंग है पाकिस्तान में, उसका बड़ा एक निज़ाम है कि पैकेजेस अनाउंस कर देना। बिल्कुल। अच्छा, अब आप भी इस्लामाबाद में रहते हैं, अनवर साहब भी रहते हैं, मैं भी, फहद भी। इससे पहले ये सड़कें नहीं बन सकती थी? एन इलेक्शन के मौका पर सड़कें बनाना शुरू कर दी। लेकिन मेरे घर के सामने वाली सड़क आज भी नहीं बनी। ना बनी वो तो हो सकता है मेरे घर के सामने जो वो भी ना वो भी बनी टूटी हुई है। ठीक है। उसकी अनाउंसमेंट तो की हुई है अच्छा। कि हम हाँ, बनाएंगे। इलेक्शन से 5,000 बनाएंगे। चंद रोज पहले इस्लामाबाद के एक बंदे को फेडरल कैबिनेट में शामिल कर देना, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सुई गैस के महकमे को सरगर्म कर देना, CDA को सरगर्म कर देना, फलां को, ये प्री पोल रिगिंग होती है। अच्छा, फिर मतलब ये एक तरीका है। जी, फिर हुकूमत के नीचे होती है पुलिस, पटवार, सारे इंतजामी अफसरान जैसे। अच्छा, फिर ROs पे भी असरअंदाज होती है हुकूमत। तो एक तो ये हो गया बंदोबस्त कि इंतजामी अमूर सारे हुकूमत। अब जो इलेक्शन पे होता है वो चूंकि मावरत कर रही होती है इंतजामिया इलेक्शन के सारे प्रोसेस को, लिहाजा उन मुआवनीन को जो हुक्म होगा सरकार का वो मुआवनीन उसी तरफ तावन करेंगे। बिल्कुल। तो एक तरह से धांधली हमारे यहाँ पोलिंग से पहले भी होती है, पोलिंग डे पे भी होती है, और फिर जो रिकाउंटिंग का चक्कर चलता है उसमें भी धांधली होती है। पंजाब में भी तो ठीक है? रिकाउंटिंग हो रही है। एक ऑप्शन दिया था कंवर दिलशाद ने जब वो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन को कि जी जैसे बांग्लादेश में है, जैसे फलां मुल्क में है, कि अगर 30% एक ऑप्शन हम रख दें कि एक खाना ऐसा हो वोट में आपके बैलेट पेपर पे कि जी मैं इन सब को इस अहल नहीं समझता, मैं वोट नहीं देता। अगर 30% ऐसे वोट निकल आए तो वहां री इलेक्शन हो। बिल्कुल। ठीक है कि वो
समझता है। मसलन अनवर साहब के हलके में जो बहुत लोग सारे खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं अनवर जो साहब नहीं वोट समझते देने हैं जाते कि हैं। इनमें से कोई भी सहल नहीं है कि जो नुमाइंदगी कर सके, तो वो वहाँ टिक कर दे। और अगर 30% ऐसे वोट निकल आए तो वहाँ पे दोबारा इलेक्शन करा दें। मतलब साहब आप नहीं समझते कि अभी कुछ सिस्टम 20-25 साल ये चले तो ये खाना फिर ऐड होना चाहिए, क्योंकि अभी तो चीजें जो है वो बड़ी बड़ी इनिशियल स्टेज पे है, क्या समझते हैं? सच्ची हजरत अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान है कि कोई भी निज़ाम जो है वो कुफर से चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफी से नहीं चल सकता। जब आप अपने इलेक्शन में ये सारी बेईमानियां, ये सारी बददियांतियां करेंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो कौन है? डॉक्टर तौकीर शाह का सुसर है। डॉक्टर तौकीर शाह कौन है? शहबाज शरीफ की मूंछ का बाल है, ठीक है। और वो जो मॉडल टाउन वाला साना हुआ था उसमें तौकीर शाह का नाम आ रहा था, उसके बाद तौकीर शाह को इन्होंने भेज दिया जनीवा। बिल्कुल। अब देखिए इतनी मेहरबानियां हो। एक और जस्टिस है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उनकी बेटी की अभी पोस्टिंग कर दी है। तो ये जो बेईमानी है, ये निज़ाम नहीं चल सकता। आप 20 साल चलाएं, 25 साल चलाएं, 30 साल चलाएं, जुल्म का निज़ाम नहीं जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मोहम्मद अनवर साहब, अभी एक बड़ी तादाद यूथ की आई है जो कॉन्टेस्ट कर रही है लोकल बॉडी गवर्नमेंट के इलेक्शन में, और उसके अलावा खवातीन आई हैं। और जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग चीज़ थी वो मेरे लिए ये थी कि आम तबके से, आम क्लास, एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास से जो लोग हैं वो अब इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है, बट सम हाउ दे मैनेज्ड कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन इन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। मुझे ये बताइए, क्या ये चीज़ खुशाइन है कि इस सोसाइटी में अब अवेयरनेस आ गई कि वोट कास्ट करना है? एग्जैक्टली ये पिछला जो इलेक्शन हुआ था, मेरी बेटियां छोटी वाले दिन कभी भी 11-12 बजे से पहले नहीं उठेंगी, लेकिन पिछले इलेक्शन में सुबह 7:30 बजे उठ के वो खुद एक दूसरे को उठा रही थी, तो वो जाके कहते जी हमने वोट डालना है। ये यूथ में तो एक पार्टिसिपेशन है, और अब यूथ अगर इसमें हिस्सा भी ले रही है इलेक्शन में, तो यूथ के लिए ये यही है कि ये यूथ आगे चेंज लाएगी। हमारी कुछ ये पॉलिटिकल पार्टीज में जो अभी ट्रेडिशनल लोग चल रहे होते हैं, खान साहब हो गया, अब्बासी साहब हो गया, फलां हो गया, वो लोग हैं जो जिनको मैं ये नहीं कहूँगा भत्ता माफ किया, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद में जो अभी इलेक्शंस कुछ पार्टियों के लोग जो चेयरमैन वगैरह के खड़े हुए, उनके बारे में ये है कि ये तो जनाब ये वो लोग हैं जो कब्जा ग्रुप हैं सारे, और ये आगे आके इन्होंने सीडी के ऊपर अपना प्रेशर डालेंगे कि जनाब मैं अब चेयरमैन हूँ, वो वाइस चेयरमैन हूँ। ये इख्तियारात की जंग भी शुरू होने वाली है। बिल्कुल, इख्तियारात तो इन बेचारों को नहीं मिलेंगे, वो तो अब गवर्नमेंट ने जो डिसाइड करना वही उन्होंने करना है। लेकिन साथ साथ हम यूथ की एक अप्रिशिएशन कर रहे हैं, वुमेन्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, यूज ना किया जाए उनको, यूथ को और उनको। और खासतौर पे जो पीटीआई है, मैं उसका कोई पर्सनल सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन पीटीआई ने अभी भी, मैं जब से वो अपने पोस्टर्स वगैरह देख रहा था, तो पीटीआई में जो पढ़े लिखे नौजवान, उनको ज्यादा मौका दिया जा रहा है, ना कि दूसरे जो ट्रेडिशनल एक होते हैं ना जी, उनमें है। जमात इस्लामी का अपना एक प्रोसेस है। मैं अनवर साहब की बात को जरा थोड़ा सा, मुझे एक वाकया याद आ गया। अनवर साहब डोंट माइंड, ये जो इन्होंने फरमाया ना कि कब्जा ग्रुप है सियासी पार्टियों में, आप देखें इस्लामाबाद ठीक है। में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकूंगी। हमारे पास एक ब्रेकिंग अपडेट है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, और वोट कास्ट करने के बाद अब वो सियालकोट रवाना हो रहे हैं। नाज़रीन, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, और अब वो सियालकोट जा रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी दिसंबर में होने वाले इलेक्शन की जो कैंपेन है उसमें हिस्सा लेंगे। हाँ जी, और अभी जो स्क्रीन पे फुटेज आप देख रहे हैं कि वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि वो मुख्तलिफ मराहिल से होते हुए पर्ची उनके हाथ में है, और अभी वो जायजा ले रहे हैं कि उनका जो नंबर है वो कौन सा होगा, और इसके बाद वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। ये वो फुटेज है जो उस दौरान ली गई जब वो अपना वोट कास्ट कर रहे थे। और इसके साथ आपको बताएं कि अभी वो सियालकोट के लिए रवाना हो रहे हैं। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मोहम्मद अनवर साहब से, और पूछ रहे थे कि यूथ की और ख़वातीन की जो एक्साइटमेंट है, जो उनकी एक पार्टिसिपेशन है, ये खुशाइंद है सोसाइटी के लिए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक सवाल है जो बड़ा अलार्मिंग सा है, और वो ये है कि ये जो यूथ है ये आ रही है चेंज लाने के लिए, लेकिन लीडर्स इनके या इनके जो ऊपर सीनियर सियासी नुमाइंदगान हैं वो तो वही पुराने हैं जिनके ऊपर करप्शन के बड़े इल्जाम आते हैं। मैं चाहता हूँ मदर साहब एक बड़ा अहम वाकया कोई सुनाने लगे थे, तो प्लीज। मैं आपको बताऊं, ये जो अनवर साहब ने बात की कब्जा ग्रुप की, जी जी, अभी मैं 3 दिन पहले ना ऐसे नाई की दुकान पे गया हुआ था, तो
वहाँ कुछ बंदे आ गए, अब उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, वो आपस में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं जी वो फलां बंदा है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन के इलेक्शन पे खड़ा है, और वो क्या कह रहा है। अच्छा, वो पीटीआई का नहीं है वो बंदा, वो किसी और पार्टी का, मैं नाम नहीं लेता। अच्छा, वो बंदा तकरीर क्या कर रहा है कि देखें जी मुझ पे इल्जाम है कि मैं जुआरी हूँ, मैं शराबी हूँ। तो जुए के अड्डे चलाता है जो शराब पीता है, वो तो दलेर आदमियों का काम है। अब मतलब ये इस तरह के अपने वो रोल तो मॉडल मैं दलेर आदमी हूँ। अच्छा, वो तकरीर कर रहा है जलसे में कि मैं दलेर आदमी हूँ, अगर मैं जुए के अड्डे चलाता हूँ तो ये कोई आम बंदे का थोड़ा काम है, ये तो दलेर बंदों का काम है। ये दलेर बंदों आजाद का उम्मीदवार है। नहीं, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का उन्होंने जिक्र किया। ये सर पॉलिटिकल आपसे पार्टी का सवाल जिक्र किया अगर था। मैं वो हाँ। नाम लूंगा तो फिर पता वो नहीं नहीं, लोग बेहतर है, माइंड ना करेंगे। लें। हमारी एक दोस्त है, उनकी बहन आज बड़ी खुश होगी कि इमरान खान बाहर सियालकोट में जा रहे हैं, तो उनकी बहन है मोमना इमरान, वो बहुत खुश होंगी। हाँ जी, बहुत खुश ठीक है, होंगी। वो हाँ। बड़ी पीटीआई की सपोर्टर हाँ हैं जी। और बावजूद सर्दी के कैंपेन कर रही हैं। उनको निमोनिया भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद वो वहां होंगी जलसे में। बिल्कुल होंगे। ये और यूथ आज का उनके रोल लीडर जो भी अभी जा आप रहे हैं। हाँ। फरमा रही ना जी, अभी भी जो इवन के नेशनल लेवल के जो इलेक्शन हुए हाँ या हमारे जो प्रोविंशियल लेवल पे थे, उसमें भी काफी यूथ थी और यूथ उसमें अपना रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल। मेरी क्योंकि बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर के या बाकी के साथियों के साथ मेरी अक्सर मीटिंग होती रहती है और मुख्तलिफ सारी पार्टीज के जो यूथ है वो चेंज ला रही है। इवन के इमरान खान साहब के जो उनके जो पार्लियामेंटियंस हैं वो उनके सामने बोल रहे थे कि नहीं खान साहब आप हमें ये बताएं, ये एलिगेशन है, इस तरीके से आप हमें क्लियर करें। खान साहब कई दफा पहले साहब तो सुनते हैं उनको? खान साहब सुनते हैं, खान साहब उनके सुनते हैं, खान साहब सुनते हैं, बाकी भी जो लेकिन है खान साहब के इर्द गिर्द तो चंद कोई हाँ, सीनियर किस्म नहीं, के लेकिन- हाँ, नहीं, कुछ लेकिन- सीनियर खान रहनुमा है, वाहिद- मुख्तलिफ पॉलिटिकल लेकिन- पार्टी से वो आए, खान ही वाहिद लीडर है इस मुल्क की सियासी पार्टियों का जो सुनता है। जो सुनता है। बहुत से तो ऐसे हैं जो गालियां देते हैं लोगों को। और लेकिन कुछ ऐसे हैं जो मिलते भी हाँ, लेकिन नहीं। अभी भी रोल जो यूथ का है उसमें अभी इसमें खासतौर पर जरूरत यूथ भी फेटअप हो चुकी है। हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है ना उसमें बिल्कुल। कि यूथ चाहती है कुछ चेंज आए। और अभी खासतौर पे हमने खुद लिबरल फोरम के अंडर जो है हमने एक फ्यूचर यूथ ग्रुप के और बाकी कैंपेन्स चलाते रहे कि हमारी मैक्सिमम जो है लोग जो है वो वोट कास्ट करें, ताकि हमारा तो पहले ये था कि सिस्टम को डिपेंड ही नहीं कर रहे, हम कहते हैं नहीं जी हमारे वोट से ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हमने खुद कैंपेन चलाई कि लोगों को कि नहीं आप घरों से बाहर निकलें। मैं अपने टाउन में तौसीक हैदर को लेके एज आइकन कि जी उसको तौसीक हैदर को देखने के लिए लोग बाहर आएंगे, टेंट कैंप ऑफिस में बना के लोग यूथ बाहर आ रहे थे। सेम अभी भी ये है कि वोट हम डालें, हमारी यूथ जो है पार्टिसिपेट कर रही है ना जी। पहले हमारी यूथ तो केयर ही नहीं कर रही होती थी ना जी। बिल्कुल, लेकिन अभी अवेयरनेस अभी अवेयरनेस आ गई और यूथ फिर पार्टिसिपेट भी कर रही है। जब यूथ आगे आएगी तो ये हमारे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं या इस टाइप के जो स्टाइल्स हैं उनको कट डाउन करेंगे। लेकिन ये अभी थोड़ा सा प्रोसेस के तहत वो सारा अभी थोड़ा मसला टाइम है। लगेगा। अच्छा, हमारी गुफ्तगू हो रही है तो अच्छा है हम एक भूले ना एक चीज, हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो बहुत मोहब्बत करते हैं इस मुल्क के साथ, बिल्कुल बहुत दुखी दिल से मोहब्बत करते हैं। और यहाँ की बेईमान सियासी पार्टियां उनको वोट का हक देने से कतरा रही हैं। बिल्कुल। उसके कतराने की भी वजूहत है। वो फिर अगर बयान की तो हमारी कुछ सियासी पार्टी नहीं, मैं चाहता हूँ कि कुछ वजूहात अगर आप तो वो सबसे बड़ी वजह तो ये है कि वो 90% जो है वो पीटीआई के सपोर्टर है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। ठीक। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो उनको वोट का हक देने से गुरेजा है। 2013 में भी इलेक्शन मैं कमीशन में ये अगर मूव चली थी। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूं ना और मुझ पे धांधली का कोई बंदा इल्जाम सिर्फ ये कह दे कि धांधली से आया, मैं फौरन रिजाइन कर दूंगा। यहाँ पे लोग वजारतों पे बैठे हैं, बिल्कुल। स्टे लेते हैं, वो कितनी शर्म की बात है कि आप पे इल्जाम साबित हो चुका है कि आप धांधली से जीत चुके हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला, आप एक स्टे के पीछे। और मैं इस अदलिया को ख्वाजा साद रफीक साहब की बात करें, जो भी साद रफीक नहीं, हो आप और आसिफ भी अली कई जरदारी लोग साहब हैं, को देखें कि और कोर्ट भी ने लोग हैं। उनको और ये अदलिया तमाम जो है इस मुल्क की, references से इसको कर दिए। मैं कहता हूँ इसका भी कोई किबला दुरुस्त होना चाहिए कि एक जज जो है वो कहता है कि ये पानी का गिलास गलत है, दूसरा कहता है ठीक है। और अच्छा वो उससे बड़ी अदालत में जाता है, वो कहता है नहीं ये गिलास ही नहीं है। ठीक ठीक। तो ये अदलिया को भी सोचना चाहिए कि या तो आपका जो ट्रिब्यूनल वाला जज है वही गलत है, उसने गलत फैसला क्यों दिया।
اور پھر آپ کے ہائی کورٹ کا جو جج ہے جس نے سٹے دیا پھر اس نے غلط کیا. اچھا ٹھیک ہے تو کسی بالکل ٹھیک طرف ہے عدلیہ کو بھی سوچنا ٹھیک ہے. چاہیے. یہاں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان پر. بالکل بالکل عدلیہ کے کردار پہ تو ہمیشہ انگلیاں اٹھتی ہیں. یہاں پہ آپ کو اپڈیٹ دے دیں کہ نمائندہ روز نیوز ٹی وی نوید ستی جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. فون کی جو بیل ہے آپ کو بھی سنائی دے رہی ہوگی. ان سے ہم اپڈیٹ لیں گے راولپنڈی اسلام آباد کی اور اسپیشلی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں. جی نوید آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی میں موجود ہوں اسلام آباد کی UC 19 اور 20 میں. تو ہم دیکھتے ہیں بڑا جوش و خروش یہاں نظر آتا ہے. ایک طرف PTI کے ٹائیگرز موجود ہیں, دوسری طرف شیر کی داڑیں بھی یہاں نظر آ رہی ہیں. تو سخت ترین مقابلہ جو ہے یہ یہاں پہ UC 19 میں نظر آتا ہے, جس UC میں عمران خان بھی آتے ہیں, جس UC میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی آتے ہیں, جس UC میں اسد عمر بھی آتے ہیں اور عائشہ گلولائی بھی آتی ہیں ایک یونین کونسل لیول پہ. تو یہاں پہ ٹوٹل ووٹ تو 13,000 تک ہے, لیکن مقابلہ بڑا سخت ہے. کیونکہ دوسری طرف پہ جو امیدوار ہیں جو جنہوں نے ابھی ہی تھوڑی عرصے پہلے ہی PMLN کو جوائن کیا ہے, جو پہلے کسی اور پارٹی میں تھے, ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے. اور وہاں پہ ڈاکٹر فضل چودھری بھی پہلے آئے ہیں جب سے ان وزارت سے ملنے سے پہلے. تو ایک سخت ترین مقابلہ جو ہے اسلام آباد کی اس یونین کونسل میں نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ پولیس بھی تعینات اس لیے ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی تصادم ہو سکتا ہے, کہ پہلے بھی اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں پہلے اس یونین کونسل میں. اس کے ساتھ ساتھ جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ ابھی وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ ان کو یہ کہا گیا ہے کہ 2 بجے کے بعد وہ آئیں گے. موسٹلی جو ہے یہاں کے جو ملازمین ہیں وہ اسلام آباد میں جاتے ہیں, وہاں سے واپس آ کے وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. یوتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ ہے, وہ جوش و خروش کے ساتھ ہے. تو اسلام آباد میں پہلی بار یہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو شاید یہ اس پوری اسلام آباد کی جو عوام ہے وہ اس کو پہلی بار یہ جوش و خروش نظر آ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا نوید سیکیورٹی کے کیا صورتحال ہے تمام پولنگ اسٹیشنز پہ؟ دیکھیں سیکورٹی سخت ہے, بہت سخت سیکورٹی ہے, کیونکہ اسلام آباد میں تو الیکشن کمیشن نے بہت ہی اچھے اقدامات کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مزید بھی نئی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی اسلام آباد میں انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. 4,000 سمز جو ہیں وہ دی گئی ہیں, اور ان رائٹ جو سیٹ ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے پہلی بار اسلام آباد میں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دفعہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ بھرپور ایکشن میں ہے, اور وہ بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے. کیونکہ اسلام آباد میں موسٹلی جو دیکھتے ہیں کہ لوگ پڑھے لکھے ہیں, وہ خود جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے. تو بہت سی کمپلینٹس کے بعد یہ سارے اقدامات کیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے. اور الیکشن کمیشن جو سیکٹری ہیں وہ خود کہیں جب پولیس اسٹیشن کا وزٹ کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی کچھ عملہ ہے وہ وزٹ کر رہا ہے, باقاعدہ وزٹ کر کے وہ ان کو کمپلینٹس اگر کوئی موصول ہوتی ہے فوری اس پہ ایکشن کیے جا رہے ہیں. بالکل. اچھا نوید مجھے یہ بتائیے گا کہ رورل ایریا میں ٹرن آؤٹ زیادہ آ رہا ہے یہ ووٹرز کا, یا پھر اربن ایریاز میں؟ دیکھیے ابھی رورل ایریاز میں تو بہت زیادہ اس لیے ہے کہ جوش و خروش بہت زیادہ ہے. پہلی تو بات دیکھنے آیا, اگر تو یہ مقابلہ نہ ہوتا تو پھر شاید یہی ہوتا ہے کہ وہ روایتی سیاست سامنے آتی. لیکن اس میں دیکھنے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آزاد امیدوار جو ہیں اور PTI جو ہے, PMLN تو کسی گورنمنٹ میں ہے, وہ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی لے کے آ رہے ہیں جو دور دراز ایریاز میں ہیں, وہاں سے بھی ان کو اٹریکٹ کر کے اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں, اور وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. رورل ایریاز میں کیونکہ برادری سسٹم ہے تو وہاں پہ ایک ووٹ کو بھی وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہ رہے. وہ ایک ووٹ کی بھی اہمیت کو سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اور جو آزاد امیدوار ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ وہ الیکشن نکال سکیں. بہت بہت شکریہ نوید, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. راولپنڈی اسلام آباد اسپیشلی اسلام آباد کے رورل اور اربن ایریا میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کیا رہا, تناسب کیا رہا. ابھی تو دن کے صرف 11:30 ہوئے ہیں. یہ جوش و خروش زیادہ نمایاں ہوگا 2 بجے کے بعد, کیونکہ 2 بجے کے بعد سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو بھی چھٹی مل جائے گی اور وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے. اچھا آپ کچھ پوچھ رہے تھے. برلا صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں آپ نے دیکھا کہ نون لیگ کا ٹرینڈ رہا, سندھ میں پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ رہا, تو آج یہ وفاقی دارالحکومت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پریڈکشن آپ کی کیا ہے, آپ کی اطلاعات اس پہ کیا ہیں کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ جو ہے وہ رول کر سکے گی یا جس کی زیادہ سیٹیں ہوں گی؟ جیسا آپ نے خود ہی آدھے سوال کا جواب آپ نے خود دے دیا کہ پنجاب میں نون لیگ کا ٹرینڈ رہا, سندھ میں پیپلز پارٹی کا ٹرینڈ رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں جس کا جو بندوبست تھا. نہیں, ادھر برابری کا MNA ہے, ایک نون کا MNA ہے, ایک PTI کا MNA ہے, تو اس لحاظ سے دیکھیں نا. بالکل, MNA ایک نون کا ہے, ایک PTI کا ہے, مگر حکومت نون لیگ کی ہے, انتظامیہ نون لیگ کی ہے, بہت سے ایج نون لیگ کو حاصل ہے. ٹھیک ہے, ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے نون لیگ کے پاس ہیں. اچھا, پھر بہت سی دوسری سپورٹس بھی نون لیگ کو ہیں.
مگر اس کے باوجود مقابلہ ہوگا. مجھے ایک یہاں پہ دکھ ہو رہا ہے کہ بھٹو صاحب بہت بڑے لیڈر تھے, ہماری ان سے بڑی محبت, اور پاکستان کے پسے ہوئے طبقات کے لیے انہوں نے سیاست شروع کی. مگر آج دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ابھی میں آپ کے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا, جو آپ کا نمائندہ رپورٹر وہ بتا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا فلاں جگہ کانٹے کا مقابلہ ہے, فلاں جگہ کانٹے کا, تو پیپلز پارٹی کا نام غائب ہو گیا ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کا نام غائب کرنے میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کا قصور ہوگا. اچھا, ایک اور خوش آئند بات جو ہے, مجھے جو خوش آئند لگتی ہے کہ پاکستانی قوم نے مذہبی لوگوں کو اور رد کرنا شروع کر دیا ہے. بالکل. یہ جو ملا ہے اس کا سیاست میں کیا کام ہے؟ اور سیاست میں آ کے کبھی انہوں نے مظہر برلاس صاحب آپ کو تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے, واپس آپ سے یہ گفتگو یہیں سے جوڑیں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ روز نیوز کے چیف رپورٹر رضا عابد موجود ہیں. ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں کہ وہ اس وقت ہیں کہاں پہ اور کیا دیکھ رہے ہیں. جی, میں اسلام آباد کے ایک مضافاتی علاقے میں موجود ہوں جو UC1 ہے. یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے. آج یہاں پر ایک شکایت یہ دیکھنے میں آئی کہ صبح 2 گھنٹے تک پولنگ رکی رہی. اس کی وجہ ووٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو پولنگ فہرستیں مہیا کی گئی تھیں وہ دوسرے علاقوں کی ادھر آ گئی تھیں اور یہاں کی فہرستیں کسی اور حلقے میں چلی گئی تھیں. اس لیے یہاں پر تقریباً 2 گھنٹے پولنگ رکی رہی. اور یہاں پر ہمارے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے بھی یہ کیمپس نظر آ رہے ہیں جو کہ بہت کم اسلام آباد میں دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس جگہ پہ جہاں پہ UC1 پہ میں آیا ہوں, یہاں پر پیپلز پارٹی کے بھی کیمپ ہیں, تحریک انصاف کے بھی کیمپ ہیں. یہ ہمارے جو کیمرہ مین علی ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر ان سب لوگوں کے جو پارٹیاں ہیں ان کے کیمپس لگے ہوئے ہیں. کافی گہما گہمی ہے اس علاقے میں. اور یہاں پر ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی کہ ووٹرز کی باقاعدہ خدمت کی جا رہی ہے, کھانے پینے کی اشیاء ان کو دی جا رہی ہیں, اور یہاں پر جو کیمپس لگے ہیں ان پر کافی رونق ہے. دوسری طرف پولنگ اسٹیشن کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ ووٹرز جو ہے بڑے پرسکون انداز میں اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں. صبح کے وقت میں جو ایک پریشانی تھی کہ ووٹرز لسٹیں یہاں پر موجود نہیں تھیں, متعلقہ ووٹر لسٹیں موجود نہیں تھیں, تو اس پر ووٹرز نے کچھ احتجاج کیا, لیکن پھر پولنگ اسٹاف نے اس مشکل کو حل کر لیا. ایک دوسری جو پرابلم تھی بار بار آ رہی تھی کہ سیاہی کا تھوڑا سا مسئلہ تھا, لیکن کہ وہ سیاہی جو ہے زیادہ روشن نہیں تھی, لیکن اس کو بھی اب حل کر لیا گیا ہے. یہاں پر پولنگ کا عمل جاری ہے اور یہاں پر جو ووٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب بہت بہت شکریہ رضا عابد, آپ نے ہمیں کافی اپڈیٹ کیا. لیکن میں آپ کو یہ ایک اور اپڈیٹ دیتی جاؤں کہ چیف الیکشن کمشنر کا F10 میں ایک دورہ ہوا ہے, وہاں پہ انہوں نے پولنگ اسٹیشن کو دیکھا ہے اور وہ کافی مطمئن ہے کہ انتظامات ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر نے ووٹرز کے درپیش جو مسائل تھے ان کے اوپر بات چیت کی, ان سے رائے طلب کی. اس کے علاوہ اسلام آباد کے سرکاری اداروں میں دوپہر 2 بجے کے بعد چھٹی کا تو اعلان ہے, لیکن جو پرائیویٹ ملازمین ہیں یا پھر وہ جو اسٹوڈنٹس جن کا آج پیپر ہے بائی منتھلی ہے یا پھر جو ایگزامز ہو رہے ہیں ان کے لیے کچھ بھی حکومت نے نہیں کیا, یا پھر الیکشن کمیشن نے کوئی چھٹی اناؤنس نہیں کی, کوئی بریک اناؤنس نہیں کی, تو وہ کافی پریشان ہے کہ وہ اپنا ووٹ کس طرح کاسٹ کریں گے. اچھا جناب, واپس آتے ہیں پروگرام میں اور لائیو ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر برلاس صاحب, محمد انور صاحب. تو بات چیف تو جاری ہے, لیکن یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے, وہ میرا رہ جائے گا پروگرام جو ہے ختم ہونے سے پہلے, وہ میں ضرور پوچھنا چاہوں گی. اور یہ میرا سوال دونوں مہمانوں سے ہے کہ CDA اور جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوں گے, میئر, ڈپٹی میئرز ہوں گے یا پھر جو چیئرمین ہوں گے, ان کے درمیان اختیارات کیا بانٹ دیے جائیں گے, یا پھر اختیارات کے لیے کوئی وار آف کوئی جو ٹرسل ہوتی ہے وہ شروع ہو جائے گی, ٹگ آف وار شروع ہو جائے گی؟ کیا برابری کی سطح پہ ان کو فنڈز جاری کیے جائیں گے تاکہ یہ عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں؟ اب میرا نہیں خیال کہ ان کو اختیارات دیے جائیں گے. ان کا کام ابھی جو چل رہا ہے, ابھی آپ پہلے دیکھیں گے CDA کو مختلف باقی اداروں کے اندر تھا, ایون کہ انٹیریئر منسٹر نے اپنے انڈر لے لیا کہ CDA میرے انڈر ہوگا. ابھی ایک اسپیشل منسٹر بھی رکھ لیا. کیا آپ سوچیں گے کہ گورنمنٹ جو ہے ابھی ایون کہ 18ویں ترمیم کے بعد انہوں نے اختیارات فیڈرل لیول سے پرمیشن لیول تک تو آ گئے, لیکن آگے اختیارات ابھی تک انہوں نے نہیں دیے. مین ایم تو یہی تھا کہ پیچھے سے اختیارات لے کے نچلی سطح تک آئیں, لوکل گورنمنٹ کے نمائندے جو ان کے پاس بجٹ ہو, ان کے پاس اتھارٹی ہو کہ وہ اپنے پیسے اپنے حلقے میں خرچ کر سکیں. جمہوریت یہی ہے جی کہ بالکل, اختیارات نچلی سطح تک تفویض کیے 18th امینڈمنٹ کا جو مین جو کنسپٹ ہے وہ یہی تھا, نہ کہ یہ تھا کہ فیڈرل لیول کو ہٹا کے آپ پروونشل لیول پہ بریک لگا لیں. اب میاں شہباز شریف صاحب یا باقی جو
प्रोविंशियल हमारे हेड हैं वो आगे नहीं देना चाह रहे कि मेरी पावर्स आगे ना चली जाएं। होना लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट ये होता है कि उनके पास बजट हो, उनके पास अथॉरिटी हो कि वो टैक्स लोकल टैक्स इंपोज कर सके ताकि अपने फंड जनरेट कर सके। हमारे जो रहते कहते पहले भी कुछ थे, इंटरफेरेंस हमारी फेडरल गवर्नमेंट की इतनी होती है कि ऑक्ट्राय वगैरह ये लोकल गवर्नमेंट के होते थे, अब वो खत्म हो गए। पिछले गवर्नमेंट में कुछ ऐसे भी इवन टाउन कमेटीज के लोग ये वो उनको सैलरीज तक नहीं मिल रही होती थी, वो डिपेंडेंट होते थे फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। जब वो डिपेंडेंट होते तो फिर वो जाहिर है कि उन्हीं की मनमानी करेंगे। यही से हम शुरू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे आजम खान साहब हमारे रोज न्यूज टीवी के नुमाइंदा हैं, वो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ मौजूद हैं। देखते हैं वो उनसे क्या बातचीत कर रहे हैं। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफिस के मर्कजी कंट्रोल रूम में, जो गुज़िश्ता रात को कायम किया गया था। और इस इलेक्शन के कंट्रोल रूम के कायम करने का मकसद ये था कि अगर किसी हल्के से, किसी पोलिंग स्टेशन से किसी शिकायत की इत्तला मिलती है तो उसका फौरी इजाला किया जा सके और बर वक्त कार्रवाई की जा सके। इस मर्कजी कंट्रोल रूम ने कल रात से अपना काम शुरू कर दिया था और ये अब मुसलसल काम में है। ये आप अगर मेरे पीछे देखें तो ये सेंट्रल कंट्रोल रूम है जो इसी गर्ज की से कायम किया गया है ताकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर कोई बेकायदगी की इत्तला मिलती है या कोई शिकायत मिलती है तो उस पर काम किया जाए। जी बिल्कुल। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आजम खान साहब। अच्छा सर, बात हो रही है इख्तियारात को निचली सतह तक तफवीज़ करने की, तो जो हमारे MNAs MPs हैं, क्या वो CDA की भी बात हो रही थी, क्या वो ये चाहेंगे कि उनको जो फंड एलोकेट किया जा रहा है तो उसमें वो भी शराकतदार हो जाए? अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है MNA का काम है वो ला बनाना है, कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करना। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं देहातों में जाके इवन के जो जब इनके अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट नाज़िम के पास चले गए थे पॉलिटिकल सेटअप की वजह से, क्योंकि MNAs जो है वो इम्पोर्टेंट थे उस वक्त भी। उस पॉलिटिकल पार्टीज उनको कहती थी कि चलो जी तुम इफ्तिताह करो, तुम अपने नाम के प्लेट लगाओ, ताकि उनकी इंटरफेरेंस चलती रहे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब का काम नहीं है किसी ब्रिज का इफ्तिताह करना, वो लोकल लेवल पे काउंसलर या वहां उस हल्के के वो लोग करें। अब मियां साहब जो है अभी वो शक्करपड़िया वाला जो पुल रात कंटिन्यूसली 24 घंटे काम कर रहे हैं। मैं सुबह विभाग पे गया हूं, मैं देखा कि यार कल तो यहाँ वो ब्रिज नहीं था। उनकी ख्वाहिश थी कि आज 30 को वो ब्रिज बना दिया जाए ताकि इफ्तिताह कर दिया जाए। ये एक प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये अवाम का काम है, अवाम के नुमाइंदों का काम है, लोकल लेवल पे। हमने हमारे रोज न्यूज की लाइव ट्रांसमिशन में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एक लाइव कॉलर हैं, बात करना चाह रहे हैं आज के बलदियाती इंतखाबात के हवाले से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं G11 से बात कर रहा हूँ और कुरैशी। मतलब आपको ये वेलकम सरकारी कहेंगे। मुलाजिम है, 2 बजे छुट्टी का ऐलान किया गया है, लेकिन जब छुट्टी होगी तो सड़कों पर ना कोई गाड़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी जितने भी ले लिए गवर्नमेंट ने जी या उम्मीदवारों ने आयद कर लिए, तो अभी हम लोग कैसे पहुंचे? कि सुबह तो आए जैसे टैक्सी में जिस तरह भी गुजारा करके पहुंचे हैं। जी जी, तो ये कोई तरीका नहीं, अभी जाएंगे जैसे पहुंचेंगे, साला को जाना है, गुरुवार जाना है, किस तरह कैसे पहुंचेंगे? तो ये गवर्नमेंट को कोई साथ है, आज की छुट्टी देनी चाहिए हमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपका मौक़िफ़ जो है ना बहुत शुक्रिया। वो समझ। बल्लाल साहब, एक तो वो जो अनवर साहब भी बात कर रहे थे CDA और इसके बामुकाबला लोकल गवर्नमेंट इख्तियारात की तकसीम का क्या होगा, एक ये, और दूसरा ये जो अभी लाइव कॉलर थे छुट्टी के हवाले, इस पर भी कमेंट कीजिए। बिल्कुल छुट्टी होनी चाहिए थी आज। इस्लामाबाद के तमाम सरकारी महकमे में छुट्टी होनी चाहिए थी, प्राइवेटली भी छुट्टी होनी चाहिए थी, इसलिए कि भाई यहाँ इलेक्शन हो रहा है और यहाँ तो लोगों ने वोट डालना है और वोट डालने के लिए कितने कितने घंटे खड़े होना पड़ता है, तो छुट्टी तो होनी चाहिए थी। और फेडरल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि अगर मियाँ साहब झांग में जाते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी होती है, सिर्फ एक जलसा उन्होंने करना होता है। बिल्कुल। किसी और जगह जाते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी होती है, तो वो इसलिए छुट्टी करते हैं कि वहाँ लोगों को कलेक्ट करके वहाँ लाना होता है। यहाँ वो इसलिए छुट्टी करते हैं ना। यहाँ तो इलेक्शन हो रहा है, यहाँ छुट्टी होनी चाहिए थी। दूसरा जो आपने बात की, मैं उससे पहले भी बात कर रहा था कि ताकत जो है ना, एक तो छोड़ते नहीं है इख्तियार। बिल्कुल। आप माइंड करें या हमारी सियासी पार्टियां माइंड करें या हमारे भाई लिबरल फोरम वाले माइंड करें, परवेज़ मुशर्रफ से बेहतर बल्दियाती दौर नहीं गुजरा। वहाँ नाज़मीन बाइख्तियार थे, बिल्कुल, उनके पास फंड्स भी जा रहे थे। ये नहीं कहा जा सकता कि उस दौरान पंजाब का पैसा सिर्फ लाहौर पे लगा, नहीं, सब शहरों को जा रहा है, देहातों को भी जा रहा है। और हमारी सियासी पार्टियां जो हैं, नहीं, आप मदर साहब ये कहना चाह रहे हैं
آپ مظہر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 کا جو مقدمہ ہے اس میں سہولت کاروں میں ناظمین کو بھی ٹرائل کیا جائے؟ لیکن برلاس صاحب اس میں آپ دیکھیں جو مشرف نے اپنا یا اپنا شو کیا تھا نا جو اپنا 10 ایئرز کا، اس نے ناظم کو ڈسٹرکٹ ناظم کو یوز کیا تھا. 87 ڈسٹرکٹ ناظم اتنی بسیں لے کے آئے جب ڈکٹیٹرز کے اس کو بھی آخر میں آپ دیکھیں بالکل ٹھیک ہے. فہد ایک منٹ کے لیے یہاں پہ آپ کو روکوں گی. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر موجود ہے لائیو ٹرانسمیشن میں. السلام علیکم، آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، بالکل آواز آ رہی ہے باجی. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں محمد عمر ڈان بلوچ تحصیل ٹنگوانا سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہیں گے آپ؟ ابھی عمران خان سیالکوٹ جو جا رہے تھے، ابھی کسی چینل میں یہ خبر نشر ہو رہا ہے کہ اس کو سیکیورٹی نہیں دیا جا رہا ہے. کیوں یہ ایسے بڑے بڑے لوگوں کو سیکیورٹی کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ آ گیا؟ بالکل، بہت شکریہ. بہت جی مظہر شکریہ. صاحب آپ مشرف صاحب کے ناظمین کی بات کریں. دیکھو کسی ڈکٹیٹر کو سپورٹ نہیں کرتا، میں جمہوریت کا حامی ہوں، لیکن یہ جو ہمارے جمہوری لیڈر ہیں، یہ جو نام نہاد جمہوری لیڈر ہیں، یہ جمہوریت کے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ اختیارات نیچے نہیں دیتے. یہ بھی تو ایک جمہوری ڈکٹیٹرشپ ہوئی نا. یہ ڈکٹیٹرشپ یہی بالکل انہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان میں جمہوریت آگے نہیں بڑھ سکتی. بغیر وردی کے ڈکٹیٹرز ہیں. ایسے رکھتے ہیں مٹھی میں اختیارات کسی ناظم کے. اب جو پنجاب کا آپ پڑھ لیں وہ اختیارات کی بک، کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. سارے اختیارات سی ایم کے پاس ہے. اچھا جو آپ نے کہا کہ سی ڈی اور اس کی دیکھیے، اس کی مثال آپ لاہور اور کراچی سے کہ جو مصطفیٰ کمال تھا اس کے سامنے کے ڈی اے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ بول جائے. جو لاہور میں تھے میاں عمر صاحب ناظم تھے تو این ڈی اے کے رحم و کرم پہ تھی. اسی طرح جو ناظم طاقتور یہاں کا ہوگا سی ڈی اس کے اندر پیش. لیکن سر اس میں بھی اس کو مصطفیٰ کمال کے پیچھے پوری ایم کیو ایم کی تھی. بالکل ایم کیو ایم تھی. اگر ایم کیو ایم اس کو نہ سپورٹ کرے، وہ ایک پوری فورس تھی نا جی. نہیں مظہر صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ناظم کے ناظم بھی اسٹرانگ ہو. ابھی چودھری ہمارے اگر کمزور سا کوئی ڈھیلا سا اگر کوئی آپ کا میئر یا ناظم بن جاتا تو ظاہر ہے کہ وہ تو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگا. سر حکومتی طاقت اگر نہ ہو پیچھے تو پھر تو ملتان کا جو ناظم تھا شاہ محمود قریشی وہ بھی بیچارہ بے دست و پا ہو گیا تھا. اصل تو حکومت پیچھے ہوتی ہے نا، سیاسی قوت پیچھے ہوتی ہے. سیاسی گفتوں کی آپ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے پچھلے ہفتے میں آصف علی زرداری کے اوپر تمام مقدمات جو ہیں کسی طرح برلاس صاحب دون سے دھاندلی سے اس سوال کا جواب آپ ضرور دیں. آصف علی زرداری کے اوپر قائم تمام مقدمات میں سے ان کو بری کر دیا ہے عدالت نے. اس کے پیچھے کون سی طاقت تھی؟ اس کے پیچھے مکمکا کی سیاست تھی، مکمکا کی طاقت تھی. ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر. ٹھیک ہے. کبھی خورشید شاہ کا رول بطور اپوزیشن لیڈر آپ نے دیکھا، آپ اسمبلی میں خود جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جہاں حکومت پھنستی ہے وہاں سے نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی میدان میں اتر آتی ہے. بالکل وہ ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر ہیں. اب ان کو تمام گناہوں سے نجات مل گئی. اب وہ جو ایک ماڈل پکڑی گئی تھی، ہاں جی، ایان علی، ٹھیک ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کون اس میں حسابدار رول پلے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، تو فیسیلیٹیٹر ہیں ایک دوسرے کے. یہی مل ملا کے دونوں انہوں نے ایسی چکر بازی کی ہے. یہ الیکشن کمشنر کا انتخاب خود کر رہے ہیں عمران کا. وہ جی اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم بیٹھ جائے، وہ دونوں جی مل کے وہ دونوں مل کے کسی ایک کو لگا دیں تو باقی سارے ملک کی رائے غارت ہو جائے. ان دونوں کی رائے بڑی اہم ہو گئی. برلا صاحب چینج کیسے آئے گا؟ کیسے ان لوگوں سے مکمکا کی سیاست سے ہمیں نجات ملے گی؟ دونوں ہمارے ملک کے جو ماشاءاللہ سرکاری ملازمین رہے ہیں، خورشید شاہ صاحب وابطہ میں رہے، بالکل، میاں صاحب وزیر اعظم ہیں وہ ریلوے میں رہے. ٹھیک ہے، تو دونوں سرکاری ملازمین اور بیچارے بڑے لوئر لیول پہ تھے دونوں. میاں صاحب کیا تھے ریلوے میں؟ میاں صاحب ریلوے میں بس کوئی کلی یا جونیئر کلرک بھرتی ہوئے تھے کرکٹ. میاں محمد نواز شریف جو وزیر اعظم ہیں. اچھا، ریلوے میں وہ ملازم تھے، ریلوے میں ملازم ہوئے. اور یہ ملازم کس نے کروایا؟ یہ پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر ہے نوید چودھری، ان کے ایک رشتے دار وہاں سپرنٹینڈنٹ تھے.
ठीक है। रेलवे में। उन्होंने इसको भर्ती, इसको क्रिकेट खेलने का इनको शौक था मियां साहब को, तो उन्होंने इनको बतौर कुली या जूनियर क्लर्क के भर्ती किया। ठीक है। तो खुर्शीद शाह साहब का तो सबको पता है जी, वापडा में कि थे, वो बिल्कुल। वापडा में मीटरों की देखभाल किया करते थे। अब देखभाल करते करते असेंबली की देखभाल अब करते इनसे हैं। अगर ये सवाल जो कोई भी करे, आम पाकिस्तानी की सैयद से फात साहब करे, अरूज रजा करे, या अनवर साहब करे, या मैं करूं, कि भाई आप वापडा में एक मामूली आदमी थे, आपके पास ये अरबों रुपया किधर से आ गया, तो ये कहेंगे जमहूरियत खतरे में, ये वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं। और इनको वतन से इतनी मोहब्बत है कि अपने वतन की दौलत बाहर सर्फ कर रहे हैं, बिल्कुल। बाहर प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तो ये अवाम को भी सोचना चाहिए कि आपके मुल्क के साथ मुखलस कौन है, आपके साथ मुखलस कौन है। जो लोग जहाँ जायदादें बनाना पसंद नहीं करते, यहाँ का पैसा लूट मार के बाहर ले जाते हैं, वो इस मुल्क के साथ या आपके साथ कितने मुखलस हो सकते। बिल्कुल, मैं एक सही भुट्टो कह रहे साहब की मिसाल दूंगा। जब ये शहर बना, भुट्टो साहब के वजीरों ने कहा कि वो अयूब खान के घर के साथ एक प्लाट है, वहां आप अपना घर बनाएं। तो भुट्टो ने अपना प्लाट लेने से उसने कहा नहीं, मैं तो पाकिस्तान की एक एक झोंपड़ी में बसता हूँ, जी जी, आप मुझे निकाल के वहां से एक घर में इधर कैद करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं। मतलब भुट्टो की करप्शन नहीं थी, भुट्टो पे, लेकिन उनकी पार्टी में करप्शन फिर कैसे आ गई? उनकी पार्टी में करप्शन आई सनमाओं के बाद। ठीक है। ठीक है, ये जो इलेक्शन हुआ 85 का, जिसमें पीपल्स पार्टी ने हिस्सा ना लिया, वो चूंकि गैर जमाती इलेक्शन था, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बहुत बड़ी गलती थी उस इलेक्शन में ना जाना। उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी नहीं गई, तो जो काउंसलर लेवल के टके मार लोग थे वो उस असेंबली का हिस्सा बन गए, जो आजकल वजीर बने फिरते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, वो अपनी टके मारियों से, जो बाज ऐसे थे जो सेल्समैन थे, बाज ऐसे थे जो रेडियां लगाते थे, बाज ऐसा अभी एक वजीर है जिसके बाप की साइकिलों की पंचरों की दुकान थी। लेकिन ये जमहूरियत नहीं है कि एक आम आदमी को भी मौका मिल रहा है, वो सियासत में आता है। लेकिन जब हम आम आदमी रहे ना, बरला आम आदमी फिर दौलत के अंबार लगाने बरला साहब, जब हम करप्शन की बात करते हैं तो कायदे आज़म ने जो पहली तकरीर की है ना, अपने 11 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान किस तरीके से होगा, उसने एक लिबरल सियासत का भी तस्वर दिया था। साथ उसने उस वक्त भी कहा था कि करप्शन जो है उसको हम जड़ से उखाड़ देंगे। दैट मीन दैट उस वक्त भी करप्शन थी। अब हम कहें कि जी अब करप्शन होगी, ठीक है, उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त भी कायदे आज़म के दौर में भी करप्शन थी। उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि जी इस करप्शन को हम जड़ से फेंकेंगे। लेकिन वो करप्शन का मतलब ये नहीं कि हम अपने सिस्टम को डिरेल करें। अभी प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आप देखते हैं कि कुछ पार्टियां आउट सीम से हट जाती हैं। ये अगर प्रोसेस नहीं होगा तो फिर ये प्यूरिफाई नहीं होगा। इसी सिस्टम को अगर चलने दें, हमारे अभी सिस्टम स्टार्ट नहीं होता, उसी दिन जनाब रहील शरीफ साहब और जनरल नवाज शरीफ साहब कौन स्ट्रॉन्ग है? आर्मी के पास पूरी इंस्टीट्यूशंस है, आर्मी स्ट्रॉन्ग है, 7 लाख 10 लाख हमारी जो आर्मी है उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उसको हम कंपेयर सिविल्स के साथ करें। एक जज जो है वो एक ऑर्डर तो पास कर सकता है, लेकिन जज इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। सेम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटेशन करनी है। इस तरीके से हमारा एक इमेज बिल्ड किया जा रहा होता है, और इमेज फिर डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज का कई दफा इमेज डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है। और जी इन्होंने क्या किया इन पॉलिटिकल पार्टियों ने? अभी बरला साहब, इनके ये जो एनडीएमए और हेरा शेरा, ये मर गए सारे। बरला साहब आप देख लें, मुशर्रफ के दौर में क्या करप्शन नहीं हुई? मुशर्रफ के दौर में करप्शन नहीं हुई? एक जल्जला आता है तो फौज को बुला लेते हैं। सर फौज का काम, फौज में सर फौज को किस लिए आप बने हुए? सर फौज को किस लिए आपने फौज को किस लिए पालना है? चोर बाहर से देखो जी, आप एक तो नहीं, फौज का काम ये नहीं है कि जलजले में आए, लेकिन फौज का काम है एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन जब चोर है, सर ये उचक्के हैं, सर आप ये बदमाश है, बिल्कुल कब्जा ग्रुप है। आप बिल्कुल कहेंगे, आपका हक बनता है, आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन कानून का एहतराम भी नहीं सर, करते। लेकिन मुशर्रफ
मुशर्रफ उनका दौर में एहतराम भी नहीं देखिए, करते। हमारी मुशर्रफ दौर में आप देख लें कि कहाँ कितना उस वक्त कितनी उस वक्त करप्शन नहीं हुई, ठीक मैं डिक्टेटरशिप थी उस वक्त। बल्ला साहब इसका चले आपने इस तो पे कहता हूं तनकीद भी की, corruption दूसरा अयूब चले खान- कोई ना कोई फायदा corruption तो तो होगा होती इस्लामाबाद नहीं। में बल्दियाती इंतखाब का, क्या कोई आप फायदा समझते हैं कि है फायदा या नहीं? नुकसान है? बिल्कुल फायदा होगा जी, फायदा भाई होगा। केक खाओ, बेकरी तो ना खाओ। अनवर साहब कह रहे हैं फायदा होगा। नहीं, बिल्कुल फायदा अच्छा, होगा, फायदा हमारे होगा, बिल्कुल प्रोग्राम का होगा। वक्त यहाँ पे इंतहाई महदूद हो गया। बस जाते जाते मुझे ये बताइए कि इस्लामाबाद की आवाम के मसाइल हल हो गए या नहीं? सर्दी लग अरे इंशाल्लाह उनकी आवाज की जरूरत है। आपका वजीर आजम कह रहा है आपको सड़क बना के देखिए जी, देनी। इस्लामाबाद के शहरियों का ये है कि वो अपने नुमाइंदों के थ्रू अब सीडीए डायरेक्टली भी करता है, कम से कम उनकी को आवाज सुनने वाला होगा। सीडीए की करप्शन को कौन रोकेगा? कम से कम उनको को देख तो सकेगा ना, उनको को खप तो डाल सकेगा ना, उनको को खप तो देख सकेगा। करप्शन तो हो रही होती है, हर जगह पे हो रही होती है, जाली लेकिन डिग्रियों पे जब बैठे आपकी हुए। इंफॉर्मेशन मैक्सिमम इतने इंफॉर्मेशन झूठे- आएगी। इतने झूठे हैं ये सियासतदान, जाली डिग्रियां लेके फिर झूठ बोल रहे होते सर अब आप पुराने पाक हाथ में यहाँ पॉकेट में डाल के आप कहते हैं मैं 3 महीने के लिए बाद इलेक्शन कराऊंगा, तो वो जाहिर है कि वो भी झूठा था। अब तो बात वही है मैं तो कि उसका वकील थोड़ा हूं। सर मैं बिल्कुल तो खिलाफ हूं इनके। बस सर ये प्रोसेस के थ्रू प्योरीफाई होगा। हम अगर कह दें कि प्रोसेस के नहीं जरिए होगा, लेकिन मुझे ये बताएं करप्शन जमहूरियत को ना करप्शन का नाम है, ना झूठ का नाम है, बिल्कुल। ना कब्जा सिस्टम को ग्रुप का स्ट्रांग नाम कर दे है, मैडम, ना सिस्टम को माफिया आप का स्ट्रांग नाम करें, है। आप ओपननेस जमहूरियत करें सोसाइटी माफिया में, का नाम नहीं। आप ओपननेस करें सोसाइटी में, ओपननेस करें, हर एक को पता हो कि इसकी इनकम कितनी है, ये टैक्स कितना पे कर रहा है। जमहूरियत ये वो नहीं जाहिर कि उससे- किसी जहन को बच्चे को मार के बिल्कुल। आप इंसाफ को रौंद के चले जाए। उसकी माँ ने भी गिव अप कर दिया, लेकिन उसमें भी आप देखें, उसमें भी आपके जजेस जो है वो प्रोग्राम का साथ शामिल है, वक्त पूरी खत्म हो सोसाइटी गया है। आप दोनों हजरात का ऐसी बहुत जमहूरियत बहुत को नहीं मानता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आज तशरीफ लाए और सुबह के ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे और नाजरीन को अपने कीमती ख्यालात से आगाह किया। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारी लाइव ट्रांसमिशन चलती रहेगी। नाजरीन, इस्लामाबाद में होने वाले पहले बल्दियाती इंतखाबात की लाइव ट्रांसमिशन से उरूज रजा, फत शहबाज और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वोट ज़रूर डालिएगा।